बिहार में एसआईआर पर विवाद है, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को जवाब देना है, ट्रंप को लेकर जिस तरीके की बातें विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कर रही थी वो भी सदन में उठ सकता है। बिल तो जो है वो पारित होगा, देश का काम कभी रुकता नहीं है, वो होगा। लेकिन हम लोग जरूर चाहेंगे कि चीजों पर तथ्यात्मक बहस हो। आप क्यों आप नहीं बता पा रहे हैं कि जो 11 अभिलेख आपने मांगे थे उन अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र जमा करने वाले कौन लोग हैं? पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं ये तो पूछा जाना चाहिए ना, या ये भी राष्ट्रद्रोह है? तो उस पर बात तो करनी पड़ेगी कि पहलगाम में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में। और ऑपरेशन सिंदूर में जो इस सरकार के समर्थक हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल पूछा कि ये ऑपरेशन सिंदूर का बटन अचानक दब कैसे गया। कि राजनीति दोनों तरफ से होगी, और जब राजनीति होती है तो परसेप्शन भी बनता है, और बिना परसेप्शन के राजनीति नहीं होती, और बिना राजनीति के परसेप्शन नहीं होता। विशेष सत्र बुलाया नहीं सरकार ने, तो अगर विशेष सत्र नहीं बुलाया तो मानसून सत्र का क्या, वो अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाने में विपक्ष कामयाब होगा। मैं इस सत्र को सरकार से ज्यादा विपक्ष की चुनौती मानता हूं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखने की बजाय मुद्दों से भटक जाएंगे, किसी और प्रहसन का सहारा लेंगे। अगर अभी कोई प्रहसन का सहारा लिए बगैर केवल तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश करे तो निश्चित ही बहुत कड़े और तीखे सवाल इस सरकार से किए जा सकते हैं और सरकार को उसका जवाब देना आवश्यक होगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। संसद का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले यह सत्र 12 अगस्त को खत्म होने वाला था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस सत्र को आगे बढ़ा दिया है। इस सत्र में मेरी बाईं ओर जो स्क्रीन पर बिल चल रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सारे बिल इस बार सदन में पेश होने वाले हैं, इस पर चर्चा होने वाली है। ये तो हो गई वो बात जो कि औपचारिक तौर पर होनी है, लेकिन सदन की तस्वीर कुछ अलग दिखेगी। सदन का जो रुख होगा वो कुछ अलग दिखेगा और सदन में सांसदों का जो अंदाज होगा वो कुछ अलग दिखेगा, क्योंकि बिहार में एसआईआर पर विवाद है, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को जवाब देना है, ट्रंप को लेकर जिस तरीके की बातें विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कर रही थी वो भी सदन में उठ सकता है। ये और इस तरीके के तमाम विवाद सदन में दिखाई पड़ेंगे सोमवार से जब सत्र शुरू होगा। कैसा रहेगा सदन का माहौल और विपक्ष अपने मुद्दों के साथ मजबूती से अपनी बात रख पाएगी या सत्ता पक्ष जिन बिलों को लेकर इस सदन में आ रही है उसी कामकाज के साथ ये सत्र पूरा होगा। कैसा रहने वाला है माहौल, अनुभवी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो एक तस्वीर खींचने की कोशिश करेंगे और किसका पलड़ा भारी रहेगा ये भी बताने की कोशिश करेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, बिलाल सब्जवारी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं और जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। मैं सोच रही हूँ कि विजय जी के साथ ही इस कार्यक्रम की, इस चर्चा की शुरुआत की जाए। सर, विपक्ष के पास 2-4 देखिए अगर पिछले दिनों में तो बहुत सारे मुद्दे इकट्ठा हो गए। बिहार का चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, जो वोटर लिस्ट के रिवीजन का मुद्दा हो, या ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर का मुद्दा हो, या फिर ट्रंप की दखलंदाजी का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें क्या विपक्ष भुला पाएगा या सरकार जिन बिलों को लेकर 8-9 बिल इंपॉर्टेंट बिल हैं जिनके साथ वो सदन में मानसून सत्र चाहती है, क्या उसी के इर्द गिर्द अपना कामकाज होता दिखाई पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं आप इस बार सदन? दोनों चीज़ें होंगी। सरकार मेरे ख्याल से 8 बिल लेकर आ रही है जो महत्वपूर्ण बिल है और वो उनको पास करवा ही लेगी। और मोटे तौर पे मुझे नहीं लग रहा कि किसी बिल को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत होगी और विपक्षी दल भी जब सरकार के कोई ज़रूरी बिल होते हैं तो उनको पास कराने की बात में मदद भी करती है। और वैसे तो इस सरकार को बहस की भी ज़रूरत नहीं होती, तो बिल तो पास हो ही जाते हैं, तो कोई इतना वो मुद्दा नहीं है। बिल पास कराना कोई मुद्दा नहीं है सरकार के लिए। मुद्दा है कि जो इश्यूज़ जिन पर आपने चर्चा की वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वो डिप्लोमेसी का मुद्दा है ट्रंप की बात को लेकर, तो ट्रंप की बात ही क्यों, एससीओ की भी बात करेंगे कि जब डिफेंस मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में हमारे पहलगाम की चर्चा जॉइंट डिक्लेरेशन में नहीं होती। ये अच्छी बात है कि राजनाथ सिंह जी ने उसमें साइन नहीं किए, लेकिन ये डिप्लोमेसी फेलियर तो है ही, क्योंकि जो डिप्लोमेसी में लोग देख रहे थे उन्होंने देखा नहीं कि जॉइंट डिक्लेरेशन में क्या बात की जा रही है। इस पर पहले से एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। अब विदेश मंत्री गए हैं वहाँ पर, विदेश मंत्री की बात हो रही है, चाइनीज़ प्रीमियर से भी बात हो रही है, तो वो भी मसला आएगा। ट्रंप की बात पर मैं इसलिए ज़्यादा भरोसा नहीं करता कि वो जो कहते रहे उसके बाद भी मैं प्रधानमंत्री जी की या भारत सरकार की बात पर भरोसा करूँगा कि हमने कोई मीडिएशन स्वीकार नहीं किया। इंटरवेंशन और मीडिएशन में फ़र्क होता है। एक बात समझ लीजिए, जो हमारे राजनीतिक दल मिलकर और जो मित्र लोग हैं वो सब मिलकर एक एजेंडा बनाते हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं, ऐसे दुनिया भर के देश हैं। जब आप कैसे बात करते हैं, जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध होता है तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी उसमें दखल दे रहे हैं।
या इजराइल और गाजा की बात हो, तो दुनिया भर के देश, दुनिया भर की जो डिप्लोमेसी है वो पूरा एक ग्लोबल विलेज हो गया है। तो सब लोग अपनी तरफ से कोई राय रखते हैं, कोई अपनी बात रखते हैं, कोई मदद की भी बात करता है, लेकिन क्या आप उसे स्वीकार कर रहे हैं उनकी बात को, वो होता है मीडिएशन। तो वो भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रंप साहब ने कहा होगा, तो विदेश मंत्री जी ने भी कह दिया कि वेंस ने, जेडी वेंस ने बात की है, तमाम लोगों ने बात की है, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में क्या बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसकी चर्चा हम करते रहे हैं कि माई डियर से मिस्टर लायर बनने में जो डिप्लोमेसी में बदलाव आया है, उसको देखने की ज़रूरत है। ट्रेड टैरिफ की जो बात हो रही है उस पर कैसे अमेरिका रुख रख रहा है, और भारत एक मजबूत ताकतवर देश है, इसलिए मैं कोई बहुत बड़ी चिंता के तौर पे नहीं देखता कि अमेरिका कैसे बिहेव करेगा, और वो तो वैसे भी हर दिन बदलते रहते हैं। लेकिन संसद का सत्र होगा तो इस पर चर्चा होगी, ट्रंप साहब के बिहेवियर पर भी चर्चा होगी, पहलगाम की जो घटना ऑपरेशन सिंदूर पर भी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिर से वही गलती ऑपरेशन सिंदूर में हमारे विपक्ष के नेता करेंगे कि बताइए कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान नहीं हुआ। उसका जवाब हमारे आर्मी के जो CDS साहब है उन्होंने भी और सब ने दे दिया है। लेकिन पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं, ये तो पूछा जाना चाहिए ना, या ये भी राष्ट्रद्रोह है? तो उस पर बात तो करनी पड़ेगी कि पहलगाम में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में। और ऑपरेशन सिंदूर में जो इस सरकार के समर्थक हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल पूछा कि ये ऑपरेशन सिंदूर का बटन अचानक दब कैसे गया, किसने दबाया, ये सीज फायर का जो बटन है वो कैसे दबा है, और ये कि बटन फिर से खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है। ठीक। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये सारी चर्चा वहाँ पर होनी है। एक और बड़ा मुद्दा जो आ रहा है, देखिए विपक्ष के लिए एक झटका तो हो ही गया कि केजरीवाल साहब ने एक नई गली अपनी लिए निकाल ली, और 26 में से 25 दल हो गए इंडिया ब्लॉक के। महत्वपूर्ण वो नहीं है कि इंडिया ब्लॉक किस तरह से इस बात को कर रहा है। अब सरकार के लिए एक और मुद्दा आ गया जिसमें विपक्ष की ज़रूरत है, वो है जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट के लिए। तो सरकार कोशिश कर रही है कि जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को सब संसद के सभी दल मिलकर करें, क्योंकि सरकार तो नहीं रखेगी अपने जज के खिलाफ इम्पीचमेंट। तो वो एक्सरसाइज में वो कितना कॉम्पनसेट कर रही है, कितनी बातों पर सरकार विपक्ष के साथ मिलजुल कर काम कर रही है, या विपक्ष उसको लेकर कितना दबाव बनाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो बैक चैनल में, ट्रैक 2 चैनल में क्या क्या बातें हो रही है, वैसे इस सरकार ने कभी ट्रैक 2 चैनल पार्लियामेंट में नहीं चलाया, लेकिन ये सारी बातें। और फिर SIR का मतलब सिर्फ SIR नहीं है, SIR का मसला पहुंचता है सिटीजनशिप तक, कि सिटीजनशिप पर चुनाव आयोग का अधिकार है कि नहीं। और वो जब सिटीजनशिप की बात करते हैं, चुनाव आयोग की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग के बिहेवियर पर ओवरऑल, अब आप कहेंगे ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आप हमेशा सवाल करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर सवाल करने की बात की, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ही सवाल करते हैं। तो अभी चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने हैं। ये केवल SIR का मसला नहीं है ना, ये नागरिकता का भी मसला है, कि NRC का भी मसला है, कि क्या सरकार करना चाहती है। और सरकार को ये साफ करना चाहिए कि किसी भी देश में, भारत में खास तौर से कर लें, यहाँ पर कोई सिटीजनशिप का कोई रजिस्टर बना हुआ है? प्रतीक्षा जी, विजय त्रिवेदी, अवधेश जी हैं कि नहीं है? ये तो जा पर कृपा प्रभु की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई वाली नागरिकता चल रही है हमारी। तो उस सब पर भी बहुत सारी चर्चा होनी है, वो कैसे बढ़ती है वो है, और सरकार कैसे उसको रेस्पॉन्ड कर रही है। अगर सरकार तो कहेगी कि चर्चा कर रहे हैं, अभी पहला दिन यही होगा कि हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं, और फिर उसके तुरंत आधा घंटे बाद हाउस एडजॉर्न हो जाएगा। तो वो बारिश, यही विडंबना, बाहर की बारिश और अंदर की गर्मी कितनी ह्यूमिडिटी पैदा करती है, ये देखना है। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं सर ने गिना दिए, SCO का मुद्दा, ट्रम्प का मुद्दा, SIR का मुद्दा। विपक्ष के पास बहुत सारे हथियार हैं। आप सिर्फ LOP साहब की बात करिएगा, क्या वो सारे मुद्दे इस तरीके से रख पाएंगे, या जो उनका पास्ट रहा है सेल्फ गोल वाला, उसी कहानी के इर्द गिर्द घूमेगा? कैसा विपक्ष दिखेगा और LOP कैसे दिखेंगे? आप LOP पे रहिए। देखिए, ऐसा है कि LOP जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन की जो भी पहले सत्र हुए हैं 2024 के चुनाव जीतने के बाद से, उन्होंने अपना स्वरूप स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वो आसन पर बैठे हुए अध्यक्ष हों, चाहे बाहर राष्ट्रपति हों, या कोई भी हो, उसकी मर्यादा और सीमा नहीं है अब। तो इसलिए अब जो संसद सत्र हो रहा है उसमें सीमाएं टूट चुकी हैं। वो झमाझम बारिश हो नहीं हो, लेकिन वो बारिश की बूंदें वहाँ वैसे ही टपकती रहती है, लोगों को उससे बचना पड़ता है। और जब आसन पर बैठे हुए अध्यक्ष को कहना पड़ता है कि कैसे आदमी हो आप, लीडर अपोजिशन हो, उकसा रहे हो लोगों को हंगामा करने के लिए, ये भी तो रिकॉर्ड में आ रहा है। तो वो सब चीज़ें हमको दिखाई पड़ने वाली है।
और जो कुछ इस समय जैसे चुनाव आयोग को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो कुछ भी नैरेटिव पिछले लंबे समय से चलाया गया है वो जारी रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अब लगभग बाहर की राजनीति में और संसद के अंदर की राजनीति की जो सीमा रेखा थी वो टूट चुकी है। केवल वहां इतना ही है कि वहां थोड़ी बहुत भाषा अभी तक, जो बाहर आप कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत भाषा है, थोड़ा टाइम पर आपको खत्म करना है, नहीं तो अध्यक्ष आपको बैठा सकते हैं, समय पर सत्र खत्म होना है, ये सब चीजें चल जाती है, बाकी कुछ नहीं है। अब आते हैं दूसरी स्थिति पर। अगर विपक्ष के पास यही सब चीजें हैं जो अभी हमारे विजय त्रिवेदी जी ने कहा है, इतना ही है, तो मान के चलिए कि विपक्ष सरकार को घेरने में सफल नहीं होगा, क्योंकि इन सब बातों पर इतनी बार बातचीत हो चुकी है। अगर उसी भाषा में आपको बात करनी है तो फिर तो ठीक है, सरकार को पूरा रास्ता है, क्योंकि ट्रंप साहब की जब बात आएगी तो G7 के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की बातचीत थी, जो सार्वजनिक कर दी गई है, वो आपके सबके सामने है। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो कुछ भी कहा है युद्ध के बारे में, वो भी आपको सामने है। तो इसमें अब जो जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो चुनाव आयोग ने ही स्पष्ट कहा है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि नागरिकता उसको जांचने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या चुनाव आयोग आंख मूंद करके कोई नागरिक है या नहीं उसको कार्ड बना देने का अधिकार है? मेरे जैसे व्यक्ति को भी, आम नागरिक को भी, अगर किसी पर संदेह होता है कि वो नागरिक है कि नहीं है, तो उसके उपयुक्त अथॉरिटी तक उसके विचार भेजना जरूरी है। अगर BLO ने किसी के बारे में संदेह हुआ और उसने रिपोर्ट किया है, चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट किया है, प्रॉपर वे में जा रहा है, तो क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए? और क्या ये फैक्ट नहीं है कि वहां से लोग पकड़े गए हैं, वहां से जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी तथ्य हैं? तो इसलिए जो ये संसद सत्र है, ये बिहार चुनाव के चूंकि पहले हो रहा है, तो बिहार चुनाव की पूर्व पीठिका, राष्ट्रीय राजनीति के पूर्व पीठिका, राहुल गांधी जी की जो कुछ भी रहा है वो सब इसमें दिखने वाले हैं दोनों तरफ। कितने दिन सदन चलेगा नहीं चलेगा उसका कोई मायने नहीं है, बिल तो जो है वो पारित होगा, देश का काम कभी रुकता नहीं है, वो होगा। लेकिन हम लोग जरूर चाहेंगे कि चीजों पर तथ्यात्मक बहस हो। अगर ऑपरेशन सिंदूर को रोकना पड़ा तो उसमें जो चीजें देश के सामने बताई जाने लायक है पार्लियामेंट के अंदर, वो बताई जानी चाहिए, वो सामने आनी चाहिए। जो नहीं बताई जाने लायक है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। दूसरा, जहां तक चीन के साथ संबंध है, तो कई चीजें होती हैं जो हम पार्लियामेंट में नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितनी बातें हैं वो उसमें आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। अभी गए हैं तो आएंगे, बताएंगे। लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है, भारत सरकार की ओर से किसी ने भी कभी सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एक अखंड प्रतिज्ञा है ऑपरेशन सिंदूर, जब भी आवश्यकता होगी हम करेंगे, लेकिन हम रूस की तरफ, फलाने की तरह अस्थायी युद्ध में नहीं फंसने वाले हैं कि अगर हम एक बार युद्ध लड़ दिए, अब चारों तरफ से चीजें हो गई तो हम बुरी तरफ फंसेंगे। इसलिए बाकी आज के समय के अनुसार एक रणनीति होती है युद्ध की। तो ये सारी चीजें कही गई हैं। पार्लियामेंट देश में एक पॉजिटिव वातावरण बनाने में, कि हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की अर्थनीति, विदेश नीति, रक्षा नीति भारत के हित में है। लोग जो है इस देश पर, इसके शासन पर, यहाँ के राजनेताओं पर विश्वास रखे। राजनेता मतलब दोनों तरफ रहे। हमारा सिस्टम संविधान के तहत काम करता है, ये विश्वास देने में अगर ये सफल होगा तो मैं मानूंगा एक सफल है। लेकिन जो नैरेटिव इस समय बना दी गई है उसमें ये जरा कठिन चुनौती है। थोड़ा सा सब लोग समय का थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। सुनील सर, जिस तरीके से विजय सर ने भी कहा कि कितने मार दिए, कितने गिरा दिए, ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद किए, अगर सिर्फ इसी के इर्द गिर्द विपक्ष रह जाएगा तो बढ़त तो फिर जो सत्ता में सरकार है वो बना ले जाएगी। कैसे देख रहे हैं विपक्ष की भूमिका इस सत्र में? नहीं, विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, और विपक्ष केवल इन्हीं मुद्दों पर नहीं आएगा ना, इसके विस्तार की बात होगी। आखिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू ही क्यों किया गया? वह देश जो अपने पार्लियामेंट के हमले के बाद भी सैनिक कार्रवाई नहीं कर रहा था, वह अचानक इस स्थिति में क्यों आ गया, क्यों हमला कर दे? और हमला करने के बाद सत्ता में आने के पहले तो लगता था कि इस्लामाबाद कल भारत की रक्षा में शामिल हो जाएगा, चीन रहने नहीं पाएगा, लाल आग दिखाएंगे, पीली आग दिखाएंगे, इस तरह की बात होती थी। और उस संघर्ष में आने के बाद अचानक बंद, आप ये तमाम बातें कर रहे थे और अचानक आपने बंद कर दिया। किस नेता ने ये कहा कि ट्रंप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ट्रंप का नाम किसने लिया? ये होना नहीं चाहिए था। हम ये हमेशा से कहते रहे हैं कि हम अपने द्विपक्षीय मामलों में किसी का भी हस्तक्षेप, किसी का इंटरफेरेंस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा नेता कहता रहा कि जब वो करगिल युद्ध चल रहा था तो उनको बुलाया गया अमेरिका, उन्होंने कहा कि जब तक 1 इंच जमीन भी हमारी मुक्त नहीं हो जाती है, 1-1 इंच जमीन नहीं मुक्त जाती, हम किसी से बात करने नहीं जाएंगे। तो आप क्यों मान गए?
और अगर दूसरी चीज, हमने जो संघर्ष विराम हुआ उसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों किया, उसके बाद आप हमारी जानकारी में क्यों आया? सदन ये कोई राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल नहीं है। अब बिहार में एसआईआर की आप बात कर रहे हैं, किस कब मांगा गया है? यह निर्वाचन आयोग कौन होता है ये पूछने वाला कि आप अपने पिता का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र दीजिए। हम अपना जन्म स्थान का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। कोई, हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई आदमी अपना जन्म स्थान का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, जन्म तिथि का है। और उस राज्य में जहां पर केवल 14% लोग हाई स्कूल पास हैं, 2.5% लोगों के पास केवल पासपोर्ट है। मैं ये है। पूछ जिन रही हूं आधारों पर अभिलेख, और निर्वाचन आयोग कौन होता है नागरिकता तय करने वाला? ये जो तलखी है ये विपक्ष दिखा पाएगा सदन? बिल्कुल दिखाएगा, वो दिखा भी रहा है, उसने बंद करके बिहार में दिखा दिया। दूसरी चीज आप ये बताइए कि लोगों के मन में सवाल इस बात का है कि आपने नैरेटिव क्या बनाया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या कहा, भारतीय नागरिक को ही वोट देने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। अब तक जो आप डेटा दे रहे हैं उसमें आपने एक आदमी बताया है कि एक आदमी, 10 आदमी मिले, 15 आदमी मिले, 20 आदमी मिले हैं जो भारतीय नागरिक नहीं है। आपने डेटा क्या दिया? 17 लाख संभावित है कि उनकी मृत्यु हो गई, 12 लाख लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली वहां से शिफ्ट कर गए, 2000 लोग ऐसे, 6000 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ ट्रेस ही नहीं हो रहा है, और एक डाटा आपने दिया कि वो अपने आवास पे पाई नहीं गए। ये तो डेटा आपने दिया, और 5% को आपके पास रह गए हैं। आप क्यों आप नहीं बता पा रहे हैं कि जो 11 अभिलेख आपने मांगे थे, उन अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र जमा करने वाले कौन लोग हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो आरोप लग रहा है कि मनमाने तरीके से फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं? ये विषय एकदम से अलग है, लेकिन ये है कि जो आप सवाल कर रहे हैं ये विपक्ष सदन में इतना उठा पाएगा, इतनी मजबूती रख पाएगा? ढेर सारे मुद्दे हैं। निश्चित रूप से बिल पास होने में कोई सुविधा नहीं होती है, सरकारें बिल तो पास कर लेती है, विपक्ष सहयोग करता है, ठीक है। लेकिन विपक्ष लोगों से जुड़े जो सवाल है उनको लेकर के आएगा, और सरकार के सामने ढेर सारी जवाबदेहियां हैं। बिलाल जी, जिस तरीके से सदन पिछली भी सत्रों में हमने देखा, लगातार विपक्ष का वॉकआउट कर जाना, फिर अपनी बात रखना, और सरकार उसको बढ़त के तौर पर देखती है। इस बार तो विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हमने पिछली बार हमेशा ही देखा है कि इंडी ब्लॉक के नेता आपस में ही उनकी सहमति नहीं हो पाती तो वो सदन के भीतर भी वैसे नहीं दिखाई पड़ते, और इसी का फायदा सत्ता पक्ष ले जाते। इस बार मानसून सत्र में मुद्दे बहुत सारे हैं, क्या लग रहा है कि थोड़ी अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ेंगे? देखिए, मानसून सत्र हंगामेदार तो हो गई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला सत्र है, और बिहार चुनाव का भी इसमें गर्मी नज़र आएगी जो एसआईआर का मुद्दा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सेना की सफलता से लेके कूटनीतिक विफलता के बीच का जो एक अल्पकालिक ये समय है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सरकार को उन चीज़ों के जवाब मांगे जाएंगे कि आखिर ये सीज़ फायर में ट्रम्प साहब की क्या भूमिका रही, और जब आप दूसरे टीम के डी में घुस गए और उस समय जब आप गोल करने की स्थिति में तब आप सीज़ फायर कर रहे हैं, उसको लेकर सरकार की क्या ऐसी क्या मजबूरी है। उसके बाद जिस तरह से सीडीएस ने जो बयान दिए, जिस तरह से डिफेंस अटैची ने जो बयान दिए, जिस तरह से डीजीएमओ ने जो बयान दिए, जिस तरह से विदेशी सचिव के जो बयान आए, उन सब में कॉन्ट्राडिक्शंस नज़र आया, उसमें एक भ्रम की स्थिति नज़र आई, जिसकी वजह से एक नैरेटिव के अंदर भी एक बिखराव नज़र आया सरकार की। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि राजनीति दोनों तरफ से होगी, और जब राजनीति होती है तो परसेप्शन भी बनता है, और बिना परसेप्शन के राजनीति नहीं होती, और बिना राजनीति के परसेप्शन नहीं होता। दोनों चीज़ जरूर होगी, और ये टकरावदार होगा, और अंत में एक सुलह हो जाएगी, बिल पास हो जाएंगे। ठीक है बिलाल जी, जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि सदन में माहौल बड़ा जबरदस्त दिखने वाला है। विनोद सर, तस्वीर इस बार सदन की निश्चित तौर पर अलग होगी। बहुत सारी मांग विपक्ष की है, इस पर जवाब दीजिए, उस पर जवाब दीजिए। लेकिन पिछली बार जब भी सत्र आया है, हमने हमेशा देखा है कि सरकार बढ़त बना ले जाती रही है। क्या एलओपी को, क्या विपक्ष को, क्या इंडी ब्लॉक को एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता है? उस रणनीति के साथ सदन में जाने की आवश्यकता है? देखिए, संसद का जो मौजूदा सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, बड़ा तूफानी और धुआंधार सत्र होगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष कोशिश करेगा सरकार को घेरने की, और सरकार जवाब देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि सरकार के पास लोकसभा में और अब तो राज्यसभा में भी एनडीए के पास बहुमत है, और लोकसभा में तो ज़बरदस्त बहुमत है, मतलब 293 तो उसके अपने हैं, प्लस और भी लोग आ जाते हैं, और राज्यसभा में भी है। तो कुल मिलाकर के बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी बिल को पास कराने में। विपक्ष के सामने भी चुनौतियां हैं। अगर सरकार के सामने चुनौती है तो विपक्ष के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे पहली चुनौती विपक्ष के सामने ये है कि अपने मुद्दों को आर्टिकुलेट ढंग से, सही तरीके से वो सदन में उठाए, और इस तरह उठाए कि देखिए, हंगामा अगर आपने किया तो आप मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। हंगामा करेंगे, अध्यक्ष सदन की कार्यवाही स्थगित कर देंगे,
आप बाहर आके मीडिया में बोलेंगे, समय रिकॉर्ड में खराब चीजें होगा, नहीं सिर्फ समय जाएंगी, खराब होगा। रिकॉर्ड में चीजें नहीं जाएंगी। तो बेहतर यह है कि आप हंगामा करने के बजाय सही नियम के तहत अपनी बात रखें और सरकार उनका जवाब दे, और सरकार अगर जवाब नहीं दे पाएगी तो सरकार जानेगी इसको। तो विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि बजाय हंगामे से बचते हुए संसद सत्र में अपनी बात ताकतवर तरीके से, प्रभावशाली तरीके से रखें ताकि वो जनता के बीच जाए। दूसरी चुनौती विपक्ष के सामने अभी अपने को एकजुट रखने की भी है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने, चुनौती की बात कर रही थी मैं। हाँ, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने अपने को अलग कर लिया है। उन्होंने हालांकि कहा कि हम डीएमके और टीएमसी के साथ सहयोग करेंगे और उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तो अपने सारे, अब टीएमसी तो हमेशा ही तेवर दिखाती रहती है, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। अब आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा कर दी अलग रहने की। तो ऐसे में विपक्ष के सामने ये चुनौती है कि कैसे अपने सारे सरकार विरोधी दलों को मुद्दों पर एकजुट रखे, और अगर विपक्ष अपने मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को भी सदन में साथ ले आएगा तो उसकी कामयाबी होगी, और नहीं ले पाया तो ये उसकी असफलता होगी, विफलता होगी। तो ये भी चुनौती विपक्ष के सामने है। और तीसरी बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने ये है, जो बात अभी अवधेश जी ने कही, मैं उसी को, कि जो बातें सार्वजनिक विमर्श में विपक्ष उठा चुका है और जिन पर सरकार अपने तरीके से जवाब दे चुकी है, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने नहीं बोला लेकिन विदेश मंत्री ने बोला, या विदेश सचिव ने वार्ता ट्रंप वाले मुद्दे पर उस वार्ता का ब्यौरा दिया जो G7 के बाद हुई। अब उसको नए तरीके से कैसे विपक्ष उठाएगा और कैसे जनता को ये भरोसा देगा कि ये तथ्य हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये चुनौती विपक्ष के सामने है कि खाली उसको दोहराने से वो नहीं। फिर ऑपरेशन सिंदूर में ये सवाल तो उठेगा कि भाई क्यों रुका, ये तो इसका तो आज तक संतोषजनक जवाब सरकार नहीं दे पाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और संसद में कितना देगी ये सरकार को जाने। लेकिन क्यों रुका, और दूसरा जो बार बार राहुल गांधी खासकर नेता विपक्ष जो है उठाते रहे हैं लोकसभा में कि वो कांग्रेस के लोग भारत को क्षति को लेकर के, विमानों को लेकर के, क्या विपक्ष उस मुद्दे को फिर से उठाएगा? और अगर उठाएगा तो निश्चित रूप से सरकार को ये मौका मिलेगा, सत्ता पक्ष को ये मौका मिलेगा ये कहने का कि ये पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं या ये ऐसी बात बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के हक में जाती है, तो उस विपक्ष को घेरने की कोशिश सरकार करेगी। तो इस मुद्दे को विपक्ष कैसे उठाएगी, उसमें पाकिस्तान परस्त होने का या राष्ट्र विरोधी होने का आरोप ना भी ना लगे और वो बात को रखे। ये भी विपक्ष की एक परीक्षा होगी कि, क्योंकि मुद्दे, बात कहने का तरीका क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझे, आप सीधे सीधे अटल बिहारी वाजपेयी भी मुद्दे उठाते थे, लेकिन ऐसे तरीके से कहते थे कि सरकार को मौका नहीं मिलता था। इसके पहले और भी तमाम नेता थे, चंद्रशेखर जी थे, जॉर्ज फर्नांडीज थे, और बड़े नेता थे, सोमनाथ चटर्जी थे, ये सारे लोग थे जो मुद्दे उठाते थे और सरकारें परेशान होती थी लेकिन उन पर आरोप नहीं लगा पाती थी। तो राहुल गांधी को, नेता विपक्ष को खास करके ये सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से, किस आर्टिकुलेट तरीके से, राजनीतिक तरीके से अपनी बात कहें और सरकार को मौका न मिले। अगर आप उसी पुराने तरीके से हल्ला गुल्ला और ये वो, क्यों विपक्ष तो बाधित करने की कोशिश करेगा, वो सरकार तो सत्ता पक्ष जो है उनकी भाषा बाधित करने की कोशिश करेगा। ये आपकी सफलता है कि आप कैसे उसको वो करते हैं। तो ये सारी चुनौतियां विपक्ष के सामने भी, सरकार के सामने चुनौतियां हैं। सरकार को भारत चीन संबंधों पर जवाब देना पड़ेगा कि भाई कल तक तो एकदम हम गलवान के बाद जो है हम तनातनी में आ गए थे, हमारी जो सीधी उड़ान सेवा थी वो भी बंद हो गई, बहुत सारे। अब आज हम बिल्कुल अचानक जो है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ था, पूरी तरह खुल के साथ था, उसके सारे हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, और चीन ने तो बयान दे दिया था कि पाकिस्तान की संप्रभुता पर कोई खतरा आया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ऐसे में हम फिर चीन के साथ अगर जा रहे हैं तो क्या चीन से वो सवाल कर रहे हैं, ये विपक्ष पूछेगा बहुत सारे कि आपने कैसे। इसी तरह टर्की के बहिष्कार की बात होती है तो चीन के साथ संबंध क्यों बढ़ा रहे हैं? भाई ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ही तो हम टर्की के सिलेबी कंपनी का हमने लाइसेंस रद्द किया उसका जो है, और हमारे तमाम संगठन बहिष्कार की बात करते हैं तो चीन के साथ हम दोस्ती क्यों कर रहे हैं, ये सवाल भी पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के विपक्ष के पास मुद्दे तो बहुत हैं। SIR का मुद्दा सब लोग बोल चुके हैं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन वो भी मुद्दा आएगा। मुद्दे तो बहुत है। अब सवाल चुनाव आयोग से है, सवाल SIR का मुद्दा सरकार का नहीं है, वो चुनाव आयोग का मुद्दा है। लेकिन चुनाव आयोग की डिफेंस में सत्ता पक्ष खड़ा होगा, तो वो अगर सत्ता पक्ष खड़ा होगा तो उसको विपक्ष कैसे हैंडल करेगा? तो मैं तो विपक्ष की चुनौतियों का जिक्र कर रहा हूं, सरकार की चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन विपक्ष और संख्या में चूंकि विपक्ष कम रहता है तो इसीलिए वो समय याद कीजिए जब 415 सीटें राजीव गांधी की थी और विपक्ष में भाजपा के पास सिर्फ 2 सीटें थी और तेलुगु देशम जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसके पास 30 या 32 सीटें थी। ऐसे में
भी उस सरकार को विपक्ष ने घेरा था। तो क्या आज जो विपक्ष जो 238 पर बैठा हुआ है सब मिला करके क्या सरकार को घेर पाएगा? तो सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने यही है कि इस सत्र का क्योंकि विशेष सत्र बुलाया नहीं सरकार ने, तो अगर विशेष सत्र नहीं बुलाया तो मानसून सत्र का क्या वो अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाने में विपक्ष कामयाब होगा। मैं इस सत्र को सरकार से ज्यादा विपक्ष की चुनौती मानता हूं। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरीके से सर सभी ने अपनी बात रख दी कि इस बार दोनों ही पक्ष के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं हैंडल करने के लिए। सरकार ने सत्र को एक हफ्ता और एक्सटेंड भी कर दिया। उसे लगा कि बिल भी बहुत सारे हैं और उम्मीद थी कि हंगामेदार होगा। इस लिहाज से कैसा खाका सदन का देख रहे हैं, और वो जो 8 महत्वपूर्ण बिल हैं उनके अतिरिक्त क्या सदन में विपक्ष अपनी बात, जैसा कि सभी मेहमान कह रहे थे, मजबूती से रख पाएगा? अच्छा, मुझे लगता है कि हर जो सत्र होता है संसद का वह सरकार के लिए और विपक्ष के लिए दोनों के लिए ही एक परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन ये वाला सत्र खास तौर पे सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सरकार खुद इस बात को समझती है, इसीलिए 2 बातें हुई हैं। एक तो 12 अगस्त को खत्म होना था, उसको 21 अगस्त कर दिया, तो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सत्र चलने वाला है। केवल 15 अगस्त की वजह से 2-3 दिन स्थगित रहेगा। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 बड़ी बैठकें सरकार के स्तर पर हो चुकी हैं। विपक्ष की उतनी ज़्यादा तैयारी नहीं दिखाई देती। देश के सामने अभी जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो देश की है वो है एक मजबूत प्रतिपक्ष की। अगर इस देश को इस वक्त कुछ भी चाहिए, ड्रोन चाहिए, रक्षा संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए, पर इस सब के साथ ही मजबूत प्रतिपक्ष चाहिए। इतने सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, इतने सवाल हैं जो फिजाओं में तैर रहे हैं, और ऐसे में अगर प्रतिपक्ष खुद ही एकजुट नहीं है, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखने की बजाय मुद्दों से भटक जाएंगे, किसी और प्रहसन का सहारा लेंगे। अगर अभी कोई प्रहसन का सहारा लिए बगैर केवल तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश करे तो निश्चित ही बहुत कड़े और तीखे सवाल इस सरकार से किए जा सकते हैं और सरकार को उसका जवाब देना आवश्यक होगा। और सरकार उत्तरदायी है, संसद के प्रति है, पूरे देश के प्रति है, क्योंकि अगर आप 240 के साथ बैठे हो तो वही 230-32 का तो इस बार तो बल्कि विपक्ष का आंकड़े की दृष्टि से बड़ी मजबूत उपस्थिति है। लेकिन क्या वो आंकड़ा विरोध में, प्रश्न पूछने में उतनी ही मजबूती के साथ दिखाई दिया? पिछले सत्रों में तो नहीं दिखाई दिया, बल्कि दूसरे ऐसे मुद्दे उछाल दिए गए जिससे मजबूत होने के बावजूद सरकार को कमजोर गेंद मिल गई और सरकार ने उसी मुद्दे को ज्यादा हावी कर दिया ताकि दूसरे मुद्दे गौण हो जाए, गायब हो जाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाला ये पहला सत्र है, चूंकि तब विशेष सत्र की मांग की जा रही थी, चलो नहीं हुआ। इस बीच कई स्पष्टीकरण आए। मनोज सिन्हा जी का खुद का बयान बड़े बड़े शब्दों में हेडलाइन बनकर छपा है कि पहलगाम हमले में सुरक्षा की भी चूक हुई है, ये बात आ गई। एनएसए अजीत डोभाल का बयान आ गया कि हमारा एक कांच भी फूटा हो तो बता दो। सीडीएस का बयान, ये सारे बयान आ चुके हैं। लेकिन इन बयानों को लेकर अगर कोई औपचारिक और आधिकारिक जवाबदेही तय करते हुए संसद में बात होती है तो देश भी सुनना चाहेगा और विपक्ष को उठाना चाहिए। संसद के जो मूल कार्य हैं, कानून बनाने के, विधेयक जो आप कह रहे हैं 7-8 बिल और हम दिखा भी रहे हैं लगातार स्क्रीन पर, इनको पास करवाने के साथ ही साथ अगर इन सारे गंभीर मुद्दों पर ठीक से चर्चा होती तो सदन का सत्र सफल होगा। केवल वॉकआउट और हंगामे की भेंट ये चढ़ जाएगा तो देश का पैसा भी बर्बाद होगा, देश का समय भी बर्बाद होगा और हम एक बार फिर हताश होंगे कि संसद अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रही। सबसे दिलचस्प होगा एसआईआर के मुद्दे पर तेलुगु देशम संसद के अंदर क्या रुख अपनाती है, क्योंकि तेलुगु देशम ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख करके वो सारे मुद्दे उठाए हैं जो विपक्ष उठा रहा है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो सत्ता पक्ष में सरकार में शामिल है तो उसका क्या रुख होगा। ठीक है, बहुत शानदार इस बार का सत्र रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पक्षों के पास, चाहे विपक्ष में बैठी हुई इंडी ब्लॉक के सदस्य हो और चाहे सत्ता में बैठी हुई एनडीए हो, दोनों ही पक्ष के पास बहुत मजबूत चुनौतियां हैं और उससे पार पाने के जो एक तरीके से कह लीजिए समय है, समय अवधि है, वो सिर्फ और सिर्फ 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का है। देखना यह है संसद का सत्र कैसा होगा, इस वादे के साथ कि संसद सत्र की हर खबर, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप जिस तरीके की खबरें चाहते हैं और जिस तरीके का विषय खबरों खिलाड़ी में चाहते हैं, जरूर हमें लिखकर बताएं। तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।